आज का हमारा जो सिद्धांत होगा वो होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। The layer of Earth interior. ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर होगा। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो सिद्धांत है, इसमें बताया गया है स्वेस ने। किसने बताया है? स्वेस ने बताया है कि पृथ्वी की 3 आंतरिक परत होती है। पृथ्वी कितनी परत है? पृथ्वी की आंतरिक परत कितनी है? 3 है। पृथ्वी की 3 आंतरिक परत स्वेस ने बताई है। किसने बताई है? स्वेस ने बताई है। अब उन्होंने कहा कि ऊपरी परत को क्रस्ट कहा है। सबसे ऊपर की जो परत है उसको क्या बोला उन्होंने? क्रस्ट बोला है। पृथ्वी की 3 परत बताई है स्वेस ने। ऊपरी परत को उन्होंने बोला, सबसे ऊपरी परत को क्या बोला है? क्रस्ट बोला, सबसे ऊपरी परत को। यानी अगर मैं बात करूं कि ये जो ऊपर की लेयर है उसको बोला उन्होंने क्रस्ट। उसके नीचे कितनी परत बताई? 3 परत बताई है। कितनी परत बताई है? 3 परत बताई है। अब 3 परत कौन कौन सी बताई है? सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, निफे। अब इस पे बात करते हैं कि स्वेस ने जो 3 परतें बताई हैं उसका क्या अर्थ निकलता है। देखो, उन्होंने बोला कि क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे है सियाल। उन्होंने कहा ये जो, अगर मैं पृथ्वी लेती हूँ तो सबसे बाहरी परत को उन्होंने बोला क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर की परत को बोला उन्होंने सियाल। ठीक है, उसके अंदर की परत को बोला उन्होंने सीमा। और लास्ट में अंदर की परत को उन्होंने क्या बोला? निफे। ठीक, ये अलग अलग सिंबल्स से उन्होंने दिखाया है। इसे मान लेते हैं ये क्रस्ट है, ये सियाल है, ये सीमा मान लेते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट की परत को उन्होंने बोल दिया निफे है, सबसे इंटरनल जो है। अब सबसे ऊपर की परत क्रस्ट, जैसे चट्टाने जिस पे हैं, सबसे ऊपर की परत पे क्या है? उन्होंने क्रस्ट बोला। जैसे वो क्या बोल रहे हैं कि चट्टाने हैं। ये क्या है? चट्टाने हैं, जिसपे हम कह सकते हैं कि इसी पे भू संतुलन का सिद्धांत भी स्थापित है। भू संतुलन का सिद्धांत किस पे स्थापित है? क्रस्ट पे। क्यों क्रस्ट पर स्थापित है भू संतुलन का सिद्धांत? क्योंकि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उस पर ही सबका भार है। लेकिन आंतरिक परतों के अंदर कितना है? क्योंकि डटन का जो सिद्धांत है भू संतुलन का, जिसमें डटन ने क्या कहा कि जो भाग जितना ऊपर दिख रहा है उससे ज़्यादा भारी भाग उसका नीचे की तरफ। यानी जैसे उन्होंने कहा कि एक भाग ऊपर है तो उसका 9 भाग नीचे की तरफ है। ऐसा ही है, बर्फ का एक टुकड़ा अगर ऊपर, जैसे मैं अगर कहूँ हिमालय ऊपर है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा भारी भाग हिमालय का उसके नीचे स्थापित है। ये डटन ने कहा था कि हिमालय खोखला नहीं है नीचे से। उसी तरह यहाँ पे स्वेस के सिद्धांत में बताया गया है कि सारा का सारा जितना भी हम देखते हैं ऊपरी परत जो हमें दिखती है वो क्या है? क्रस्ट है। लेकिन क्रस्ट के अंदर सियाल है। सियाल हल्का है जो सीमा पर तैर रहा है। सियाल क्या है? सीमा पर तैर, किस पे तैर रहा है? सीमा पर तैर रहा है। और सीमा के अंदर सबसे है वो क्या है? निफे। अब सियाल किस चीज बना है? सिलिका, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या बोला? सियाल, सियाल क्या बोला उसको? सियाल, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। इसे क्या बोला उन्होंने? सीमा। सिलिका प्लस मैग्नीशियम क्या हो गया? सीमा। निफे को क्या बोला उन्होंने? निकिल प्लस फेरियम, निकिल प्लस फेरियम। अब फेरियम क्या है? एक लोहे का ही रूप है। ठीक है, तो इन्होंने उसको क्या बोला? निफे। अब वो बोलते हैं कि भाई बीच में जो है अर्थ के सेंटर में, जो अर्थ के यानी जो सबसे आंतरिक परत है अर्थ की, वो निफे की बनी है। फेरियम, फेरियम एक लोहे का रूप है जो चुंबकीय शक्ति बना के रख रहा है, जो चुंबकीय शक्ति। फेरियम लोहे का ही तो रूप है ना, तो लोहा क्या कर रहा है? देखो, स्वेस ने कहा, स्वेस ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित एक सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक परत 3 है। कितनी है? 3। सियाल, सीमा, निफे। सबसे ऊपरी वाले को उन्होंने बोला क्रस्ट। क्रस्ट पे उन्होंने बोला कि यही चट्टान की बनी है, सबसे जो ऊपर की, जिस पे हम चलते हैं, जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं। सिलिका पे हम नहीं चलते, न हम सीमा पे चलते हैं, न हम नीफे पे चलते हैं, हम क्रस्ट पे चलते हैं। घर बनता है या जो हमारी जमीन है, ये क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट के आंतरिक परत के बाद उन्होंने बोला सियाल, सियाल के बाद बोला सीमा, सीमा के बाद उन्होंने बोला निफे। सियाल उन्होंने बोला सिलिका प्लस एल्युमिनियम यानी सियाल, सिलिका प्लस मैग्नीशियम यानी सीमा,
निफे, निकिल प्लस फेरियम फेरियम। जो बना निफे। अब देखो इन्होंने बोला कि फेरियम लोहे का रूप है, ठीक, लोहे का रूप क्या है, फेरियम है। तो उन्होंने बोला चुंबकीय शक्ति है पृथ्वी के सेंटर में, बीच में, इसके कारण पृथ्वी स्थिर है, इधर उधर हिलडुल नहीं रही है, जैसे कह सकते हैं गिर नहीं रही है। पृथ्वी स्थिर क्यों है? क्योंकि सेंटर में चुंबकीय शक्ति फेरियम है। फेरियम वो घूम भी तो रही है लेकिन स्थिरता से अपनी ही धुरी पे घूम रही है। पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। अच्छा एक मजेदार बात बताऊं कि आज से बहुत पहले, अगर मैं कहूँ 1632 ईस्वी में किसी को सज़ा इसलिए मिल जाए क्योंकि उसने कहा कि सूर्य सेंटर में नहीं है, पृथ्वी सेंटर में है। जानकी किसने कहा था? 1632 में किसी को इसलिए सज़ा दे दी गई क्योंकि उसने कहा कि पृथ्वी केंद्र नहीं है, सूर्य केंद्र है। इसलिए इस आधार पर उसे जान की सज़ा, मतलब जान से कहा कि फांसी दे देते हैं। पृथ्वी केंद्र नहीं है ये कहा उसने कहा सूर्य केंद्र है। लेकिन हम तो जानते हैं कि उसने सही कहा था। वही तो बोल रहे हैं ना, पृथ्वी की। लेकिन उसे फांसी की सज़ा दी गई, आजीवन जैसे कह सकते हो कि उसे ये कहा गया कि आप नज़रबंद, बाद में उसे नज़रबंद की सज़ा मिल जाती है, लेकिन उसे स्टार्टिंग में तो कहा गया था कि जान से आपको मार दिया जाएगा। तो ये किसने कहा था पता है? ये कहने वाले थे, नाम सुना? गैलीलियो। गैलीलियो का नाम नहीं सुना? द फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन की खोज की। दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने खोज की थी। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी केंद्र नहीं है, सूर्य केंद्र है। सौरमंडल का केंद्र कौन है? सूर्य। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। किसके तरफ? सूर्य के चारों तरफ। ये किसने कहा? गैलीलियो ने कहा। लेकिन ये कहा जाता था कि पृथ्वी केंद्र है और सूर्य उसकी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। बाइबल में आज भी लिखा है कि सेंटर में कौन है? पृथ्वी है। सेंटर में पृथ्वी है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है। अच्छा आपको ये चीज़ पता नहीं, पता है कि नहीं, वैसे पता होनी चाहिए कि कॉपरनिकस ने पहले ही बता दिया था। कॉपरनिकस नाम के एक जो साइंटिस्ट थे, कॉपरनिकस ने बहुत पहले बता दिया था कि सूर्य केंद्र है। केंद्र कौन है? सूर्य। सुन लो पहले, कॉपरनिकस ने कहा सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में नहीं। ये लगभग 1 सदी पहले, ये 1632 से 1 सदी पहले किसने कहा? कॉपरनिकस ने कहा। कॉपरनिकस ने क्या कहा? कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है। सौरमंडल के चारों तरफ अगर मैं बात करती हूँ, पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा। इसी बात को बाद में गैलीलियो ने भी साबित किया, जिसके लिए उनको ये हो गया कि भाई आपको आजीवन नज़रबंद रखा जाएगा, आप बाहर नहीं निकल सकते। जान से मार, मतलब उनको जो सज़ा हो रही थी, मौत की सज़ा होने वाली थी, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया नज़रबंद में। लेकिन इतनी बड़ी पनिशमेंट क्यों दी गई आज, जबकि ये सही माना जाता है कि पृथ्वी केंद्र नहीं है, सौरमंडल का केंद्र कौन है? सूर्य है। और जबकि कॉपरनिकस ने तो पहले ही कह दिया था। तो गैलीलियो को क्या पंगा हो गया? तो गैलीलियो के साथ मैटर ये हो गया, भाई गैलीलियो ने जो ये चीज़ कही। अच्छा एक चीज़ और मैं पूछूं अगर तुम लोगों से, कि कभी भी कोई भी चीज़ें, साइंस की थ्योरी है कि एक भारी और हल्की चीज़ को अगर कहीं ऊपर से गिराया जाता है तो पहले ज़मीन पे क्या आएगा? भारी चीज, हल्की चीज। तुम लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी? पहले भारी चीज तो नीचे आएगी। दोनों एक साथ आती है। दोनों एक साथ आएगी। दोनों एक साथ आती है। साइंस की नॉर्मल थ्योरी है, एकदम साधारण सिद्धांत कहता है कि कोई भी वस्तु कितनी ही ऊपर से क्यों ना गिराई जाए, चाहे वो हल्की हो चाहे वो भारी हो, दोनों एक साथ ज़मीन पर आएंगे। बस वैक्यूम इम्पॉर्टेंट है। हाँ निकालो, मैं बताती हूँ। देखो हवा का प्रेशर नहीं होना चाहिए। कोई कागज़ लो, एक छोटा सा कागज़ दो मुझे। पन्नी ले लेते हैं ना, कागज़ मिल सकता है। हाँ कागज़ पन्नी कुछ भी लो, उसमें देख लेते हैं। कि गैलीलियो ने कहा कि भाई क्या है, सूर्य सेंटर है, पृथ्वी सेंटर नहीं है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? कि पृथ्वी सेंटर है, सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। ये बाइबल में क्यों लिखा है? क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ है? पृथ्वी पे हुआ है। तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, इसलिए केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। केंद्र में कौन है?
पृथ्वी, और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। ये बाइबल में लिखा है। इसको कॉपरनिकस ने गलत कहा। नहीं, कॉपरनिकस ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है, सूर्य केंद्र में पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। लेकिन कॉपरनिकस की थ्योरी के बाद रोम, ये गैलीलियो कहाँ के रहने वाले थे? रोम के रहने वाले थे। स्टार्टिंग में गैलीलियो भी मानते थे कि सूर्य सेंटर में नहीं है, पृथ्वी सेंटर में। लेकिन एक इंसिडेंट है कि उनके कुछ स्टूडेंट जाते हैं, कॉपरनिकस के एग्जीबिशन लगती है उनकी थ्योरी की, उनके मरने के काफ़ी टाइम के बाद। तो उसमें एक स्टूडेंट जाके जब वापस आते हैं कई सारे स्टूडेंट्स, तो उनसे गैलीलियो पूछते हैं कि भाई बताइए आप जब वहाँ पे गए तो आपने क्या देखा? तो वो कहते हैं कि कॉपरनिकस ने गलत कहा। देखो, जब सब किसी चीज़ को गलत कहें, उस चीज़ को गलत कहना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि सब कह रहे हैं और कोई उसमें से अगर उठ के कह देता है कि नहीं वो सही था, तो उसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी, उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा महसूस किया होगा, देखा होगा जो थोड़ा अलग होगा। जैसे अगर किसी ने कहा कि कुछ गलत है तो और सब यही कह रहे हैं कि वो गलत है, तो उस चीज़ को गलत कहना काफ़ी आसान हो जाता है। और उसी में से अगर कोई कहता है कि वो चीज़ सही है, तो वो स्टूडेंट आके गैलीलियो से कहता है कि कॉपरनिकस की थ्योरी सही मुझे लगती है, मुझे लगता है कि सूर्य केंद्र में। जिसके बाद गैलीलियो काफ़ी रिसर्च करते हैं उस पर, रिसर्च करने के बाद वो इस डिसीजन में पहुंचते हैं कि कॉपरनिकस बिल्कुल सही था। अब यहाँ से उनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बाइबल के खिलाफ हो जाते हैं। अब जो रोम कैथोलिक है, जो रोम के कैथोलिक चर्च है, रोम का कैथोलिक चर्च गैलीलियो के अगेंस्ट हो जाता है। क्योंकि गैलीलियो क्या कहते हैं, वो बिल्कुल साधारण शब्दों में कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, वो कोई दुश्मनी नहीं लेते। वो कहते हैं कि प्रकृति और बाइबल दोनों के बीच में अगर कुछ अंतर होता है तो हमें बाइबल में चेंज करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के नियम में चेंज नहीं किया जा सकता, और बाइबल के नियम चेंज करने का कुछ ही लोगों को हक है, और वो रोम कैथोलिक चर्च के लोगों के पास है। और ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि अगर ये कहा जाता कि इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क गैलीलियो ने खड़ा कर दिया किस चीज़ पे, बाइबल की थ्योरी पे, जबकि साइंस है। ये क्या है, आज जिस चीज़ को हम बहुत नॉर्मली वे में कह देते हैं कि भाई पृथ्वी सेंटर नहीं है, सेंटर सूर्य है, उसके लिए गैलीलियो को मौत की सज़ा तक होने वाली थी जब गैलीलियो ने ये चीज़ कही थी। हाँ, क्योंकि बाइबल में लिख दिया गया ना कि सेंटर में क्या है, सेंटर में पृथ्वी है, तो लोगों ने बिल्कुल वही मान लिया। और धर्म के अगेंस्ट आप बोल के दिखा दो। मेरा तो एक बहुत सीधी सी मेरी थ्योरी है कि अगर आप किसी के धर्म के खिलाफ बोल दो तो गूंगा भी बोलने लगता है, क्योंकि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने धर्म पे चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल सही भी नहीं है कि जो चीज़ें धार्मिक है वो बिल्कुल सही हो। बहुत सी ऐसी थ्योरीज हैं जो धार्मिक के हिसाब से सही है, लेकिन उनका असलियत से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं होता, लॉजिक से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता उसका। तो यहाँ पे गैलीलियो ने क्या किया, उन्होंने कहा चर्च से कि भाई मैं तो ये चीज़ मानता हूँ कि पृथ्वी सेंटर में नहीं है, सूर्य सेंटर में है, लेकिन अब चर्च को प्रॉब्लम हो गई। चर्च ने कहा कि आप बाइबल के अगेंस्ट जा रहे हो, आपको पता चल गया, अब आप इसका ढिंडोरा नहीं पीटोगे, मतलब आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने पता कर लिया। कैथोलिक चर्च गैलीलियो को कहता है कि आपने पता कर लिया कि पृथ्वी सेंटर में नहीं है, सूर्य सेंटर में है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बस आप अपने तक रखो। ये कब की बात है, 1616 की बात है। ये कब की बात है, 1616 की बात है। गैलीलियो की चीज़ पे उन्होंने कहा चलिए ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे पता चल गया, बात खत्म। यहाँ पे एक समझौता हो जाता है गैलीलियो और चर्च के बीच में। लेकिन फिर क्या होता है, 1623 में गैलीलियो के एक स्टूडेंट रहते हैं जो पोप बन जाते हैं, जो कॉपरनिकस के सिद्धांत को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही भी मानते हैं। तो पोप जानते हो, जो हेड होता है चर्च का, तो वो बन जाते हैं कैथोलिक चर्च के, वो हेड बन जाते हैं। कहते हैं कि आप एक किताब लिखिए, एक लॉजिकल तार्किक किताब जिस पे बहस हो। एक बंदा ऐसा हो जो इस सिद्धांत के खिलाफ हो, और एक बंदा ऐसा हो जो सिद्धांत के साथ हो, सपोर्टर हो। तो उन्होंने वो किताब लिखी। तो अब गैलीलियो तो खुद मानते थे कि पृथ्वी सेंटर नहीं है, सूर्य सेंटर है, तो उन्होंने उस पक्ष को थोड़ा अच्छा और मजबूत लिखा, और जो सामने बोल रहा है कि सूर्य सेंटर नहीं है, पृथ्वी सेंटर में, उसको थोड़ा कमज़ोर लिखा, अपने वाले को और स्ट्रॉन्ग लिखा, कि जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी सेंटर नहीं है, सूर्य सेंटर है, और सामने वाला क्या कह रहा है, पृथ्वी सेंटर है, सूर्य सेंटर नहीं है। तो इस तरह वो किताब तो लिख दी उन्होंने, और 1632 में वो किताब पब्लिश हो गई। अब जब ये किताब पब्लिश हो गई तो एक गलती उन्होंने कर दी, उन्होंने ये कर दिया कि उन्होंने जिसको बताया कि जो ये मान रहा है कि सूर्य सेंटर में
नहीं है। जो ये मान रहा है कि सूर्य सेंटर नहीं पृथ्वी सेंटर में है, उसको उन्होंने नाम दे दिया अनाड़ी। अब पोप को ये चीज़ बहुत बुरी लग गई कि ये बंदा इनडायरेक्टली मुझे क्या कह रहा है, अनाड़ी कह रहा है। तो पोप ने इनके ऊपर मुकदमा चला दिया कि आपने धार्मिक जो चीज़ है उसने अपने आप को किनारा कर लिया कि इसने ये किताब लिखी, मैंने इसको सजेशन नहीं दिया था, इसने खुद ये किताब लिखी और ये भगवान के ग्रंथों के खिलाफ जा रहा है। कौन? गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा ना कि सूर्य सेंटर पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, लेकिन बाइबल कह रही है कि पृथ्वी सेंटर में सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। तो बिल्कुल गलत कह रही है। तो गैलीलियो इसके अगेंस्ट चले गए। तो उन्होंने गैलीलियो को ये सज़ा दी जाती है कि भाई आपको मौत की सज़ा होती है, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि ठीक है मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। उस मौत की सज़ा को उन्हें नज़रबंद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सोचो, जिस चीज़ को आज हम इतनी आसानी से कह के निकल जाते हैं, क्या बात है कि कौन सी बात को? यही कि सूर्य सेंटर में है, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। ये बेसिक थ्योरी है। मतलब जो भी बच्चा जिसने भी अगर कभी सोलर सिस्टम पढ़ा होगा तो वो बहुत आसानी से बता देगा कि सेंटर में सूर्य और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि पृथ्वी सेंटर में और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। ये क्यों लिखा है बाइबल में? क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है पृथ्वी पे। तो बाइबल ये कहती है कि जहाँ पे जीसस पैदा हुए हैं वो ब्रह्मांड का केंद्र है। वो क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र है, सेंटर में पैदा हुए हैं जीसस क्राइस्ट। और इसी को गैलीलियो ने क्या किया? गलत साबित किया और उन्होंने कहा कि पृथ्वी सेंटर नहीं है, सूर्य सेंटर है। जबकि कोपरनिकस पहले ही कह चुके थे, 1 सदी पहले। लेकिन कोपरनिकस की बात को इतना रोम वालों ने सीरियसली नहीं लिया। रोम के थे कौन? गैलीलियो। और रोम के होने की वजह से रोम कैथोलिक चर्च जो बाइबल पे अपनी एक, जैसे कह सकते हो, वो मानता था कि ये बाइबल का अगर कुछ भी चेंज होगा बाइबल में तो ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। और गैलीलियो क्या कह रहे हैं? एक बहुत बड़े तर्क को, एक जो बाइबल का तर्क है कि पृथ्वी सेंटर है, उसको वो बिल्कुल क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। कह रहे हैं नहीं भाई, मैं आपको थ्योरी दे रहा हूँ, मैं आपको इसके सबूत देता हूँ कि पृथ्वी सेंटर में नहीं है, सूर्य सेंटर में। और इसकी वजह से गैलीलियो को मौत की सज़ा तक होती है। कोपरनिकस सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी सेंटर में नहीं है? कोपरनिकस ने। लेकिन इसको हाँ, जैसे बुक लिखने को किसने कहा था? बुक लिखने के लिए चर्च के पोप ने कहा था, लेकिन वो एंड टाइम पे, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा, 1623 में वो पोप बनते हैं। ये पोप ऑलरेडी स्टूडेंट रहते हैं, किसके? गैलीलियो के स्टूडेंट रहते हैं। बुक लिखने का आइडिया जो रहता है ये वो पोप ही देते हैं, लेकिन वो एंड टाइम पे निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक मैटर हो जाता है कि वो अनाड़ी बोल देते हैं। किसको अनाड़ी बोल देते हैं? जो ये, वो अनाड़ी उनको नहीं बोलते। एक्चुअल में पोप एक आइडिया देते हैं गैलीलियो को कि आप एक बुक लिखो जिस बुक में आप कोपरनिकस की थ्योरी के साथ और कोपरनिकस की थ्योरी के विरुद्ध, अगेंस्ट आप लिखो, 2 कैरेक्टर लिखो। तो भाई वो कहीं ना कहीं कोपरनिकस की थ्योरी को सही नहीं मानता था। कौन? पोप। उससे वो इत्तेफाक नहीं रखता था। तो उन्होंने कोपरनिकस की थ्योरी के अगेंस्ट जो कैरेक्टर लिखा उसको उन्होंने अनाड़ी बोल दिया। तो पोप को ये लगा ये बंदा किसको अनाड़ी बोल रहा है? मुझे अनाड़ी बोल रहा है। तो इसके खिलाफ क्या चलना चाहिए? मुकदमा चलना चाहिए, केस चलना चाहिए। तो जब मुकदमा फाइल होता है तो वहाँ से पोप धीरे से, जैसे कह सकते हो, अपने आप को बचा लेना। तो कहते हैं मैंने तो कहा ही नहीं था इनको किताब लिखने के लिए। तो अब सारा इल्ज़ाम किस पे आ जाता है? गैलीलियो पे आ जाता है। तो जो 1616 में एक सेटलमेंट होता है, समझौता होता है चर्च और गैलीलियो के बीच में, वो कैंसिल हो जाता है। और फिर 1633 में गैलीलियो को सज़ा दे दी जाती है। 32 में बुक पब्लिश होती है गैलीलियो की, जिस बुक में कहा जाता है, ऐसी 2 कैरेक्टर पे वो बुक होती है जिसमें एक कैरेक्टर कहता है कि सूर्य सेंटर में, दूसरा कैरेक्टर कहता है पृथ्वी सेंटर में। लेकिन सबसे अच्छे तर्क सूर्य सेंटर में जो होता है वो देता है, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं साबित हो जाता है कि सूर्य सेंटर में। और ये बहुत अगेंस्ट काम होता है किस चीज़ के? बाइबल के बिल्कुल खिलाफ ये बात जाती है। इस वजह से उन्हें 1637 में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि गैलीलियो को मौत की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन बाद में उसे नज़रबंद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एक सज़ा और मिलती है कि 3 साल तक वो बाइबल के जो मंत्र हैं उसको रोज़ पढ़ेंगे। लेकिन वो बाद में फिर भी कहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, पृथ्वी केंद्र में नहीं है। केंद्र में कौन है? सूर्य ही केंद्र में है। और बाद में
अगर मैं बात करूं तो इस चीज़ को लेके तकरीबन गैलीलियो की मौत के 300 साल बाद चर्च माफ़ी मांगता है और कहता है कि गैलीलियो ने बिल्कुल सही कहा था, जो चीज़ उनसे पहले कोपरनिकस कह चुके थे। तो इसीलिए हमेशा एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखो कि तुम अगर सही हो और पूरी दुनिया अगर गलत है तो तुम सही ही हो। भले उस टाइम तुम्हें गलत कहा जाए, लेकिन बाद में कभी ना कभी ये डिसाइड किया जाएगा कि तुम सही हो। एक चीज़ और है गैलीलियो के बारे में कि गैलीलियो की 3 उंगलियों को काट के रख लिया जाता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक बिलीव है कि जो संत बन जाते हैं उनके बॉडी पार्ट का कोई ना कोई हिस्सा रख लिया जाता है कि उनमें कोई ना कोई दिव्य शक्ति होंगी। तो गैलीलियो के कुछ बॉडी पार्ट्स के तौर पे 3 उंगलियां इसलिए रखी, उनके फॉलोअर्स ने रखी थी, इसलिए रखी क्योंकि धर्म के लिए तो संत थे या नहीं थे उससे मतलब नहीं था, लेकिन साइंस के लिए एक बहुत बड़े संत थे। क्योंकि मैंने कहा ना कि अरस्तु का वो जो सिद्धांत था जिसमें अरस्तु ने क्या कहा कि कोई भारी वस्तु और कोई हल्की वस्तु अगर ऊपर से छोड़ी जा रही है ज़मीन की तरफ, तो हल्की वस्तु बाद में आएगी, भारी वस्तु पहले आ जाएगी। ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट अरस्तु, अरस्तु ने ये चीज़ कही। लेकिन इसको गलत साबित किसने किया? 1592 में गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे हल्की वस्तु हो चाहे भारी वस्तु हो, अगर दोनों को एक समान दूरी से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है तो दोनों एक साथ नीचे आएंगी। चाहे एप्पल हो चाहे कोई पर हो, अगर कोई पंख लेते हैं हम हाथ में और एक हाथ में एप्पल लेते हैं हम, या लोहे का गोला लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, और दोनों को अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वो वस्तु दोनों एक साथ नीचे आएगी, लेकिन वैक्यूम बराबर होना चाहिए। वैक्यूम का मतलब है कि हवा का प्रेशर दोनों पे सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पर को सीधे छोड़ दिया तो वो तो सीधे अगर हवा में आएगी तो उसमें टाइम लगेगा नीचे आते हुए, लेकिन उन्होंने कहा वैक्यूम, एयर का जो वैक्यूम है वो दोनों में क्या होना चाहिए? इक्वल। ये आज भी फिजिक्स में माना जाता है कि भाई अगर एयर वैक्यूम एक है तो दोनों चीज़ चाहे वो हल्की हो या भारी हो एक गति के साथ नीचे आएगी। तो ये भी किसके, जिसे कह सकते हो ये किसकी अचीवमेंट है? ये भी गैलीलियो की अचीवमेंट है। दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। तो गैलीलियो बहुत महान माने जाते हैं। एक और है न्यूटन, नाम सुना है? न्यूटन का सिद्धांत। गैलीलियो जिस साल मरते हैं न्यूटन उसी साल पैदा होता है। एक दीप बुझता है दूसरा दीप जल जाता है। न्यूटन के भी सिद्धांत, हाँ वो एक लॉजिक कहा जाता है कि वो सेब के गिरने की वजह से उन्होंने दिया, लेकिन ऐसा कोई किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलता। उनके दोस्त ही बताते हैं कि उन्होंने एक जगह वो बैठे थे और उन्होंने एप्पल को गिरते हुए देखा और उनके दिमाग में रुक गया, नीचे क्यों गिरा। 3 सिद्धांत उन्होंने दिए गति के, न्यूटन ने। तो ये मैंने समझाया तुमको कि पृथ्वी सेंटर में, कभी टाइम पे लोग मानते थे कि पृथ्वी सेंटर में। एरिस्टोटल जैसा इंसान मानता था कि पृथ्वी सेंटर में है, और एरिस्टोटल ने भी नहीं माना था कि उपग्रह भी होते हैं। उपग्रह के बारे में भी किसने बताया है? गैलीलियो ने बताया। शनि ग्रह जो है इसके चारों तरफ प्रकाश के छल्ले हैं, ये भी किसने बताया है? गैलीलियो ने बताया है। ये भी, इसकी भी खोज किसने की है? आप देखते हो ना शनि है, शनि के चारों तरफ प्रकाश के वलय होते हैं, कितने हैं? 7 वलय होते हैं। शनि के चारों तरफ प्रकाश के कितने वलय होते हैं? 7 वलय होते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया है? गैलीलियो ने बताया। उन्होंने टेलीस्कोप बनाया, दूरबीन बनाने के बाद एक चीज़ और, बहुत से जो साइंटिस्ट थे, या अरस्तु ने कहा था कि चांद की सतह चिकनी है। नहीं, आज हम तुम कह रहे हैं ना ये चीज़ कि चांद की सतह चिकनी नहीं है। तो जब मैम उन्होंने दूरबीन बनाया था तो वो सबको दूरबीन से दिखा देते ना कि सूर्य केंद्र है। वो सिद्धांत थ्योरी को समझने, एक चीज़ याद रखो, जिसकी आंखों पे धर्म का चश्मा चढ़ा होता है और जिससे धर्म की रोजी रोटी चलती है, वो अपने आप को गलत नहीं कहेगा। बाइबल पे कोई क्वेश्चन मार्क कैसे लगा सकता है? चर्च, वो भी चर्च लगा दे जिसकी रोजी रोटी उसी बाइबल से चल रही है, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो गैलीलियो ने साबित किया कि चांद की सतह चिकनी नहीं है, उस पर उबड़ खाबड़ है वो सतह, जिसको उन्होंने टेलीस्कोप से बताया, दिखाया मदद से। टेलीस्कोप को डिस्कवर किसने किया? गैलीलियो ने किया। ठीक है। एरिस्टोटल की बहुत से सिद्धांतों को गैलीलियो ने गलत साबित किया। एरिस्टोटल, सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल। सोक्रेटिस कौन? द ग्रेट फिलोसोफर, ग्रीक का। उनके बाद प्लेटो। अरस्तु को दुनिया का सबसे महान दार्शनिक कहा जाता है, लेकिन अरस्तु ने एक भी किताब नहीं लिखी। क्यों महान कहा जाता है? उनके सारे सिद्धांत
सॉक्रेटिक मेथड जो होता है वो सारे सिद्धांत किसने बताए हैं? प्लेटो ने बताया। अच्छा, सॉक्रेटिक मेथड क्या है मैं अगर तुम्हें बताऊं, प्लेटो के बेटे हैं वो? नहीं स्टूडेंट है। प्लेटो के स्टूडेंट है एरिस्टोटल, अरस्तु का स्टूडेंट जानते होगे सिकंदर, जिसने क्या कहते हैं सिकंदर। दुनिया जीती, लेकिन सिर्फ कितना % जीता है रियल में? 4%, जंग करते थे। सिर्फ 4% जीता। सिकंदर, अलेक्जेंडर, अच्छा, ये सिकंदर। ये क्या ईसवी से ईसा पूर्व हुआ है वो भी, हाँ, समझ गया। तो उसने भी दुनिया का सिर्फ 4% जीता, लेकिन जितना पता था उसको ग्रीक के लोगों को उसने वो सब जीत लिया था, अच्छा, क्योंकि और ज़मीनों के बारे में उनको पता नहीं था। नहीं। ऊपरी परत सुएज ने कही क्रस्ट है, ऊपरी परत क्या बोली? क्रस्ट है। अब सुएज बोल रहे हैं कि जो सियाल है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सबसे क्रस्ट के बाद की परत, यानी 3 परतों में सबसे पहली परत। लेके ऊपर से नहीं उसको छोड़ो, पहले मैं बात करती हूँ। उन्होंने कहा नीचे क्या है सबसे, अगर मैं नीचे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे नीचे उन्होंने बोला, ये मान लेते हैं ये एक नीफे है। ये क्या है? नीफे, निकल प्लस फेरियम। नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो थर्ड परत जो है वो क्या है? नीफे, निकल प्लस फेरियम। फेरियम बोला लोहे का रूप है, फेरियम को क्या बोला? लोहे का रूप है। अब भाई इसी की वजह से चुंबकीय शक्ति है, इसी की वजह से चुंबकीय शक्ति है जो पृथ्वी की स्थिरता को बनाए रखती है, याद रखना इस चीज़ को। इसके बाद उन्होंने बोला कि नीफे के ऊपर है सियाल, नीफे के ऊपर क्या है? सियाल, ठीक है। सियाल के ऊपर है, सॉरी नीफे के ऊपर है सीमा, सीमा के ऊपर है सियाल। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला नीफे है, नीफे जो फेरियम है, फेरियम जो लोहे का रूप है, और यही पृथ्वी की स्थिरता यानी चुंबकीय शक्ति को बनाए रखती है। ये फर्स्ट स्टेप है। ये सुएज बोल रहे हैं 3 परतों में सबसे निचली परत है नीफे, फेरियम लोहे का रूप जो पृथ्वी की स्थिरता को बनाए रखती है। अब नीफे के बाद आती है सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये नीफे की ऊपरी परत है यानी सेकेंड लेयर। नीचे से मैं बात कर रही हूँ, सबसे नीचे की परत है नीफे, नीफे के बाद सीमा, सीमा के बाद आती है सियाल, सीमा के बाद सियाल यानी सिलिका प्लस एल्युमिनियम। अब बात करते हैं सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, नीफे, निकल प्लस फेरियम, और अब लास्ट में आती है हमारी सियाल, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। उसके ऊपर होती है क्रस्ट, क्रस्ट जिसे हम देखते हैं, जिस पे हम रहते हैं, चट्टानों की बात करें जो ऊपर की सबसे ऊपर की है, ठीक है। तो और अगर ऊपर से देखते हैं तो पहले आती है क्रस्ट, क्रस्ट के बाद आती है सिलिका, सॉरी क्रस्ट के बाद आती है सियाल, सियाल के बाद आती है सीमा, सीमा के बाद आती है नीफे। तो अभी मैं बात कर रही हूँ कि सीमा ये है, सीमा के ऊपर सिलिका तैर रहा है, सीमा के ऊपर सियाल, सॉरी सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा है, यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम के ऊपर सिलिका प्लस एल्युमिनियम तैर रहा है। और महाद्वीप जो है वो सियाल का बना है। महाद्वीप किसका बना है? सियाल का बना है। और ये काफ़ी हल्का है, सियाल काफ़ी हल्का है, जिसकी वजह से ये सीमा पर आसानी से तैर रहा है। इसी के बीच की स्थिति में उन्होंने बताया कि महासागरों की भी स्थिति है। महाद्वीप किसके बने हैं? सुएज कह रहे हैं सियाल के बने। महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है? सियाल से, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से। उसके नीचे आती है सीमा, और सबसे नीचे उन्होंने बताया नीफे, जिसने क्या किया हुआ है, नीफे ने एक ग्रिप बना के रखी है, यानी एक स्थिरता बना के रखी है पृथ्वी पर, जिससे इसकी स्थिरता बनी हुई है और इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। वो अलग सिद्धांत है हैरी हेस का, जिसमें उन्होंने प्लेट विवर्तनिकी बताया है, और पैंजिया और पैंथलासा के बारे में वेगनर और टेलर का सिद्धांत है। वेगनर और टेलर की थ्योरी अलग है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी कि महाद्वीपों का विस्थापन कैसे होता है, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद महाद्वीप कैसे अलग अलग हुए। लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, ये सब है ना उसमें। पैंजिया सेंटर का हिस्सा, पैंथलासा पानी वाला हिस्सा, ये सब कुछ है उसमें। समझ में आ रहा है? तो अभी इतना ही क्लियर, समझ में आ गया। सबसे ऊपर क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे सियाल, सीमा, उसके बाद सीमा, सीमा के बाद नीफे। तो पूछा जाता है कि पृथ्वी पर चुंबकीय शक्ति क्यों बनी हुई है, स्थिरता क्यों है? नीफे की वजह से। लोहे और चुंबकीय शक्ति, फेरियम लोहे का रूप है ना। तो उन्होंने क्या कहा है सुएज ने कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पे क्यों घूम रही है, स्थिरता कैसे आ रही है? नीफे की वजह से। नीफे की वजह से, क्योंकि सबसे आंतरिक परत कौन सी है? नीफे की है। उससे ऊपर सीमा, उससे ऊपर सियाल, उससे ऊपर क्रस्ट, क्रस्ट लास्ट। क्लियर?